to all. Myself Arpan Chandel and welcome back to our YouTube channel that is Chandel Study Material. जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 की लेक्चर सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा था, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम बेसिक जो आपके टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट कर चुके थे और नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेलिज की तरफ मूव किए थे। यहाँ पे हमने सेल ऑर्गेनेलिज में भी कुछ सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस कर दिया था, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था, गोल्गी बॉडीज को डिस्कस किया था, लाइसोसोम्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर सीरीज में हम प्लास्टिड्स के बारे में और सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर सीरीज जो हमारा आएगा उसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स के बाद हम करेंगे सेल वॉल को। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, किसने डिस्कवर किया था और प्लास्टिड्स किन में फाउंड होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो प्लास्टिड्स वाज डिस्कवर्ड बाय हैकेल। तो हैकेल नाम का साइंटिस्ट था जिसने प्लास्टिड्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। तो दो पॉइंट आपके बन गए, पहला तो यह प्लास्टिड्स को किसने डिस्कवर किया है, प्लास्टिड्स को हैकेल ने डिस्कवर किया हुआ। सेकंड पॉइंट आपका बन गया कि प्लास्टिड्स किन में फाउंड होते हैं, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में फाउंड होते हैं। प्लास्टिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो प्लास्टिड्स को हम दो टाइप्स में क्या कर सकते हैं, प्लास्टिड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली टाइप कौन सी है, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरी टाइप कौन सी है, क्रोमोप्लास्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों में क्या किया हुआ है, बीच में एरोस डाले हुए हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्टिबल। इसका मतलब है ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का क्या डिफरेंस होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कलरलेस प्लास्टिड दैट इज व्हाइट, कि ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट कोई भी कलर नहीं होता है। और क्रोमोप्लास्ट का देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर्ड प्लास्टिड्स, की इनमें कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगी। ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो फाउंड इन प्लांट पार्ट्स नॉट एक्सपोज्ड टू लाइट। ये प्लांट्स के उन पार्ट्स में होती है यहाँ पे लाइट रीच नहीं करती, जैसे ट्यूबस हो गया, रूट्स हो गए जो जमीन के नीचे होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे खाना क्या होता है, स्टोर होता है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे स्टोर दीस आर ऑफ थ्री टाइप्स। और हम बात करेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन सी चीजों को स्टोर करता है, उसके बेसिस पे हम ल्यूकोप्लास्ट को तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। वही हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो ये फाउंड इन प्लांट पार्ट्स। ये उन प्लांट के पार्ट्स में फाउंड होता है एक्सपोज टू लाइट, जहां पे लाइट गिरती है। और ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई कलर होगा, जैसे लीफ रूट्स आ गया, ये बाहर वाले पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे लाइट क्या करती है, फॉल करती है। इनका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। एक तो ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को फूड प्रिपरेशन में हेल्प करती है, और दूसरा पॉलिनेशन, जो आपने 8th क्लास में एक टर्म पढ़ी होगी कि ये इनमें कोई ना कोई पिगमेंट होगी, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट, दीस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो इनमें भी अलग अलग तरह की पिगमेंट्स होती है, अलग अलग कलर्स की पिगमेंट होगी, जिनके बेसिस पे हम इनको क्या कहते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट की कितनी टाइप्स हैं, किसके बेसिस पे, कि वो क्या चीज स्टोर करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट की टाइप्स देखेंगे कि उनमें कौन से कलर की पिगमेंट होती है। सो ल्यूकोप्लास्ट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स जो हमने बात की थी। फर्स्ट वन कौन सा, अमाइलोप्लास्ट, AMYLOPLAST, AMYLOPLAST। माइलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, PROTEOPLAST। एंड थर्ड वन इज द इलियोप्लास्ट, ELAIOPLAST। अगर हम अमाइलोप्लास्ट को बात करें तो ये वो प्लास्टिड्स होते हैं जो किसको स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे, दैट इज व्हीट एंड राइस। क्योंकि हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, स्टोरेज का फूड, तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे। एग्जांपल आ गई व्हीट और राइस की। प्रोटियोप्लास्ट की बात करें तो ये किसको स्टोर करे, ये प्रोटीन को स्टोर करे। एग्जांपल आ गई मेज की। और लास्ट वन इलियोप्लास्ट की बात करें तो ये फैट्स को स्टोर करे। एग्जांपल आ गई कैस्टर सीड या ग्राउंडनट फ्लावर। तो हमने देखा कि ये अलग अलग चीजें स्टोर करते हैं, जो इनका मेन फंक्शन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे माइलोप्लास्ट, जो प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे प्रोटियोप्लास्ट, और जो फैट्स को स्टोर करेंगे वो कौन से, इलियोप्लास्ट। उसी तरह क्रोमोप्लास्ट को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिवाइड किया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होती है। सेकंड रोडोप्लास्ट, जिसमें रेड कलर की पिगमेंट होती है, एल्गी होती है जिसका नाम होता है रेड एल्गी, वहां पे ये पिगमेंट होती है। एंड थर्ड इज अ फियोप्लास्ट, जहां पे ब्राउन कलर के प्लास्टिड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से प्लास्टिड्स की डिस्कवरी हैकेल ने की थी। प्लांट सेल्स में होती है, दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या थे, कलरलेस थे, वो कलर थे, वो उन प्लांट के पार्ट्स में थे यहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती है, और क्रोमोप्लास्ट उन पार्ट्स में थे यहाँ पे लाइट पहुंचती है। तो ये इनका मेन फंक्शन था स्टोरेज ऑफ
फूड, और कौन कौन से फूड स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड किया। अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, प्रोटियोप्लास्ट जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, और फैट्स को स्टोर करने वालों को हम क्या बोलते हैं, इलियोप्लास्ट। और सेकंड साइड में हम देखें तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन था कि ये फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पिगमेंट के बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट, रोडोप्लास्ट रेड कलर पिगमेंट एंड थियोप्लास्ट ब्राउन कलर पिगमेंट। तो यहाँ पे आपका प्लास्टिड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम सेल वॉल के टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, रीच करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सेल वॉल। तो जैसे हमने पहले प्लास्टिड्स को कवर किया, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हम प्लास्टिड्स के साथ ही कवर करेंगे, सेल वॉल। तो सेल वॉल का सबसे पहला पॉइंट देखें तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी है, सेल वॉल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की है, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की हुई है। सेल वॉल क्या होती है, इट इज द आउटर रिजिड मेम्ब्रेन। ये सेल के बाद एक बड़ी सख्त मेम्ब्रेन होती है। इट इज प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, रिजिड हार्ड होती है एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और उसको क्या करती है, सेल को ताकत प्रोवाइड करती है। तो हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है और ताकत प्रोवाइड करती है। और ये किन किन में फाउंड होती है, किन किन में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल में फाउंड होती है, फंगी में फाउंड होती है और प्रोकैरियोट्स में फाउंड होती है। इन प्लांट सेल्स, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो ये किस किस से बना होगा, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज की हाफ फॉर्म होती है हेमीसेलुलोज, लिपिड्स की फॉर्म होती है फैट्स, पैक्टिन, वाटर, प्रोटीन, इन सभी चीजों को मिला के प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है। अगर हम सेल वॉल के फंक्शन के बारे में बात करें, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग शेप टू द सेल। ये जो सेल वॉल होती है ये सेल को शेप प्रोवाइड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब्रीन एंड लिग्निन। ये दो केमिकल्स होते हैं जो सेल वॉल के पास प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम सब्रीन है और सेकंड का लिग्निन है, जो हम सेकंड चैप्टर टिश्यू में करेंगे। सब्रीन क्या कहता है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। सब्रीन क्या कहता है, पानी के लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और हम लिग्निन की बात करें तो लिग्निन क्या प्रोवाइड करता है, लिग्निन प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे होती है। एंड ये मोस्टली इतनी सारी चीजें हैं पर सबसे ज्यादा ये किससे बनी होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज इसको क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने आज की लेक्चर सीरीज में 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया, एक प्लास्टिड्स को कंप्लीट किया और सेकंड हमने सेल वॉल को कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वैक्यूल को कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हार्डली 2-3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यो भी आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनको कॉपी पे उतारें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस टॉपिक को आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको द्वारा अंडरस्टैंड भी करवाएंगे। थैंक्स। एंड आज की लेक्चर सीरीज में हम जिस टॉपिक को कवर करने आ रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन और डायग्राम दी हुई है। डायग्राम को अच्छे से बनाना क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है इट प्रोवाइड्स द सेल और ऑर्गेनिज्म विद एनर्जी और एटीपी। हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, ये सेल को या सेल या ऑर्गेनिज्म को एनर्जी या एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या होती है, यहाँ से सेल को एनर्जी मिलती है। तो मतलब पावर हाउस इसलिए बोले क्योंकि ये सेल या ऑर्गेनिज्म को किससे प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी, ताकत दे रहा है कोई भी काम करने को, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, कॉलिकर नाम था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रेंज ऑर्गेनेली भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अगर हम डायग्राम में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे हमें डीएनए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गेनेली को स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। तो हम लिखते हैं कि स्ट्रेंज ऑर्गेनेली किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास क्या चीजें प्रेजेंट है, इसके पास डीएनए भी प्रेजेंट है और इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेली बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट इज एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी ऑन इट्स ओन, दैट इज एप्लीकेशन।
इसका मतलब हुआ कि हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास डीएनए है, तो ये अपने आप को किसी भी टाइम पे डिवाइड कर सकता है। और किसी सेल ऑर्गेनेली के पास डीएनए नहीं होता है और अपनी मर्जी से वो डिवाइड नहीं कर सकता, पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, और जिसकी मदद से ये क्या कर सकता है, डीएनए की मदद से ये अपने आप को किसी भी टाइम पे डिवाइड कर सकता है। तो हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन की जगह पे क्या लिखा है? डिवाइड। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। दो, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 10, 20, 1000 हो सकते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्टिविटी की। वो सेल कितनी एक्टिविटी, कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास होंगे। एक पर जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो डिस्क या ओवल शेप होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप क्या है? डिस्क और ओवल शेप। इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करता है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी की फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। द बॉडी यूसेज, ये जो बॉडी होती है हमारी कोई भी सेल की, द बॉडी यूसेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। जो बॉडी होती है वो एनर्जी जो एटीपी में स्टोर होती है उसको यूज करती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं, एटीपी में जो भी एनर्जी होती है उसको हमारी बॉडी यूज करती है। किसके लिए? नए केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दो लेयर बनी हुई है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक आउटर वाली मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह है, इसको हमने क्या लिखा हुआ है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह उसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। और जो अंदर वाली जगह उसको हम कौन सी बोलते हैं? इनर कंपार्टमेंट। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। और इनके ऊपर जो पार्टिकल्स है F0 F1 पार्टिकल्स इनको बोलते हैं। और इन्हीं F0 F1 पार्टिकल के पास एटीपी होता है। यहाँ पे डीएनए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहा है, और बाकी जो सारा का सारा सबस्ट्रेट उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल, मतलब इसमें आधी चीजें अंदर आएंगी जिनकी जरूरत होगी, और जिनकी जरूरत नहीं होगी वो बाहर मूव कर सकती है। व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें काफी ज्यादा क्या है? फोल्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स दैट हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स। इसके पास राइबोसोम्स भी है जो इसको प्रोटीन्स बनाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। These folds provide, ये जो फोल्ड होते हैं ये जगह प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? एटीपी जनरेटिंग, ताकि एटीपी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाए और वहां से एनर्जी रिलीज हो। और लास्ट में हमने फंक्शंस दिए हुए हैं, ये किसमें हेल्प करती है? एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करिए, हीट की प्रोडक्शन में हेल्प करिए, और सिंथेसिस किसकी करिए? हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावरहाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करता है? एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो जो एनर्जी मिलती है एटीपी से वो केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में यूज होती है। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली होगी वो पोरस है, सेमी परमेबल है, अंदर वाली में फोल्ड्स है। उन फोल्ड्स में एटीपी क्या करवाता है? केमिकल रिएक्शंस करवाता है, और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर करके रख लेता है। और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो उसको ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होगा वैक्यूल, उसको कंप्लीट करके हम सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट करके फिर आपके इस लेक्चर में एक या दो लेक्चर और होंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम वैक्यूल की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस की बात करेंगे। फिर हम इस फर्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड थैंक्स, हैव ए नाइस डे।